हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप नीट 2021 की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप नीट 2021 की तैयारी कर रहे हैं गाइस, तो एटीपी स्टार लेके आया है आप सभी के लिए एक एक्सक्लूसिव बैच फॉर नीट 2021। गाइज, ये जो पर्टिकुलर बैच है ये स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है? अगस्त के फर्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहे हैं 31 से। इसके स्पेशल फीचर्स आप देख सकते हो गाइज। लेक्चर्स बहुत ही प्लान्ड होंगे, लाइव डाउट सेशंस होंगे, पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगी। उसके अलावा क्लासरूम की रेलेवेंट टेस्ट सीरीज के अलावा कोटा की एस्टीम्ड फैकल्टी आप सभी को पढ़ाने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नीचे एक स्पेशल गूगल फॉर्म दिया हुआ है। द गूगल फॉर्म इज गिवन। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्पेशल डिस्काउंट कोड मिले और आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जो आपके लिए बेहद हेल्पफुल रहेगा नीट 2021 के लिए, तो नीचे दिए गूगल फॉर्म को आप जरूर फिल करें, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड गाइस, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो 31 जुलाई को आप जरूर एनरोल करें बाय यूजिंग दैट डिस्काउंट कोड। बैचेस में क्लासेस शुरू होंगी 4 अगस्त से। एंड गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो मेक श्योर आप इस बैच में जरूर एनरोल करें एंड एंजॉय द वीडियो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह का फिर से आपका स्वागत करता हूँ एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। होप करता हूँ इस कोरोना काल में तुम लोग सेफ होगे, अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे होगे। और एग्जाम का तो सितंबर में होने वाला है, तो जो भी जेई 2020 एवं नीट 2020 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा ही चल रहा होगा, यही उम्मीद कर सकते हैं तुमसे। ठीक है, बाकी जो भी नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जेई या नीट का एग्जाम देने वाले हैं, उनका क्या मिस्टेक होता है फिजिक्स में जिनसे उनकी फिजिक्स वीक हो जाती है। क्योंकि कई सारे, मैं अगर नीट वाले बच्चों की बात करूं तो मैक्सिमम बच्चों का अगर वीक है तो वो कौन सा पार्ट वीक है, तो सर फिजिक्स वीक है हमारा। फिजिक्स सवाल नहीं बनते, क्वेश्चंस नहीं बनते, ये हमेशा एक क्वेरी रहती है। और जिनको फिजिक्स में मजा आता है उनके लिए उनका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स होता है। तो भाई ऐसा क्या होता है जो इतना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है? जिनको मजा आता है उनको तो लगता है सर फिजिक्स से मजेदार सब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं, और जिनसे सवाल नहीं बनता सर फिजिक्स से बेकार सब्जेक्ट तो है ही नहीं। मतलब ये डिफरेंस क्यों आता है? आखिर वो बच्चे क्या करते हैं और तुम्हारे में कहाँ वो डिफरेंस आ रहा है? वो अगर तुम्हारा फिजिक्स वीक है तो वो डिफरेंस क्या है, वो मिस्टेक क्या है जो तुम अपने प्रिपरेशन के दौरान करते हो? आज मैं उनकी बात करने वाला हूं। अगर तुम ये 2 4 5 पॉइंट मैंने बोर्ड पे लिखा है, अगर तुम इन पे वर्क कर लो ना, ट्रस्ट मी, तुम्हारा एग्जाम में तुम्हें फिजिक्स सबसे तुम्हारा बेस्ट पार्ट होगा। मतलब तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। ये सारा पार्ट मैंने अपने टाइम में मतलब यूज किया था। फिजिक्स मेरा बहुत स्ट्रांग था, मेरे टाइम की बात हो तो फिजिक्स मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि मुझे फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता था। तो आखिर वो क्या स्टेप मैंने फॉलो किया था अपने टाइम में? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक इसका भी एक प्रोटोकॉल है, कुछ रूल्स हैं, ऐसे अपने को पढ़ना पड़ता है। अगर तुमने इसमें से एक भी रूल ब्रेक किया ना तो फिर वो बोरिंग हो जाता है। तो आओ चलो इसकी बात करते हैं कैसे क्या है। वैसे तुम लोग ये थंबनेल देखकर जरूर पूछोगे कि सर ये कहाँ का क्या है। तो ये अपने कोटा का क्लासरूम का कोर्स, जब आरबीसी रैंक बूस्टिंग कोर्स आया था तो उसका ये स्क्रीनशॉट था, वीडियो, मतलब एक फोटो लिया था, वहीं से मैंने उठाया है। तो बस कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई। तो ठीक है, अब देखो, या तो तुम जेई 2021 वाले हो या 2022 वाले हो, या फिर हो सकता है 2020 वाले भी हो जिनका फिजिक्स वीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये बोलते हैं कि सर मैं 1 घंटे में फिजिक्स के 5 सवाल बना पाता हूं, बट सर जब मैं अपने पड़ोसी को या अपने दोस्त को देखता हूं तो सर वो 1 घंटे में 10 सवाल लगा लेता है। तो सर मैं बहुत स्लो हूं, मेरे से सवाल लगते नहीं है। मतलब उनका डायरेक्ट कंक्लूजन होता है कि सर मैं 1 घंटे में बस 5 ही लगा पाता हूं, सर 3 घंटे बैठने पड़ते हैं तब मेरे से डीपीपी कंप्लीट होती है, सर 3 घंटे में शीट कंप्लीट होता है। सबसे बड़ा उनका क्वेरी यही होता है कि सर टाइम बहुत लगता है सवालों को करने में। अगर मैं सवाल करने बैठूं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बता दूं, टाइम लगना गलत नहीं है। अगर तुम्हें किसी सवाल को करने में तुम फर्स्ट टाइम उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, तुम कोई कंसेप्ट तुमने सीखा और उसका एप्लीकेशन तुम कर रहे हो, होता है कि कोई कोई बहुत जल्दी कर लेता है, किसी किसी को टाइम लगता है, बट वो टाइम लगना गलत नहीं है। अगर तुम 1 घंटे में 5 सवाल ही कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम ये सोचो कि वो 5 सवाल तुम्हें आ गया, कोई 10 सवाल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 घंटा बैठ के फिजिक्स करूंगा, मैं उसके बराबर सवाल कर लूंगा।
क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, हम घबरा जाते हैं कि यार मैथ के सवाल तो 1 घंटे में 10 लग जाते हैं, फिजिक्स से 5 ही लग पाते हैं। ये मत देखो कि टाइम कितना, क्योंकि तुम सीखने के स्टेज में जब होते हो तो सीखने के स्टेज में टाइम लगना गलत नहीं होता, टाइम लगता है। पहली बार अपन कुछ नई चीजें सीख रहे होते हैं, नया कंसेप्ट का एप्लीकेशन सीख रहे होते हैं, कई तरह के सवाल आते हैं, सवाल पढ़ने के बाद पिक्चर कैसा होगा, क्या होगा, ये सब चीज दिमाग चला रहे होते हैं। हमारे 10th तक की दुनिया बिल्कुल डिफरेंट होती है। याद किया, सेम टाइप के सवाल है, कर दिया। यहां इनफाइनाइट वेरिएशन है, तो उसमें हो सकता है कि किसी का दिमाग बहुत तेजी स्ट्राइक करता है, किसी का थोड़ा धीरे स्ट्राइक करता है, बट वो मैटर नहीं करता। तुम्हारे से सवाल कितने लग रहे हैं ये मैटर करता है, तुम फाइट कितना करो ये मैटर कर रहा है। तो टाइम अगर लगता है तो तुम अपने पढ़ने का टाइम बढ़ा दो। अगर फिजिक्स में 4 घंटा देते हो तो 5 घंटा दो, 1 घंटा एक्स्ट्रा फिजिक्स में दो, ताकि तुम सेम टाइप मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ सवाल कर सको। लेकिन ये मत कंप्लेन करना कि सर टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि ये जो टाइम तुम अभी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, इसका फायदा तुम्हें एग्जाम में होगा। मैं भी अपने टाइम में जब पढ़ता था तो मुझे बहुत टाइम लगता था, मैं रोज सॉल्व करता था, बैठा हूं, दिन भर लग गया, 7-8 घंटे लग गए, मुश्किल से 20 सवाल हुए, 20-22 सवाल हुए। लेकिन मैं घबराता नहीं था, मेरे को पता था कि ये 20-22 सवाल मेरे खुद के सॉल्व किए हुए सवाल है, तो बस ये अपने सवाल हो, चाहे 7 घंटा मैंने क्यों नहीं लगाया हो। अब इस तरह का सवाल कभी भी देगा मेरे को, तो उसमें मेरे को 10 मिनट से एक सवाल में ज्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट में कर दूंगा मैं सवाल, क्योंकि मेरे को आ गया ये सवाल। तो वो टाइम एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न फ्यूचर में मिलता है, तो घबराना नहीं है टाइम। तो ये मिस्टेक मत करना कि घबरा गए टाइम देख के, नहीं। दूसरा, 2 तरह की बातें होती है, एक होता है क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन और एक होता है क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। फिजिक्स में दोनों को अपने को बैलेंस करना पड़ता है। अपन बहुत क्वांटिटी सॉल्व करें बट उसमें क्वालिटी नहीं है, जैसे F बराबर ma का एप्लीकेशन हमने 1000 कर लिया, कोई फायदा नहीं है, 10 से काम हो जाता। लेकिन F बराबर ma का मैंने डिफरेंट वेरिएशन का, कुछ F जहां वेरिएबल है, F कांस्टेंट, डिफरेंट वेरिएबल का 100 सवाल किया, वो इफेक्टिव है। तो फिजिक्स में क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी मैटर करता है। किसी एक चैप्टर को समझने के लिए, जानने के लिए अच्छे से, मुश्किल से अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो 200 सवाल की आवश्यकता होती है, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। 200 सवाल थोड़े डिफरेंट टाइप के अगर तुम अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो वो चैप्टर लगभग तुम्हें आ जाता है। 200 सवाल बड़े चैप्टर की बात है, छोटे में तो 100, किसी में 60-70 काम हो जाता है। तो क्वांटिटी ऐसा नहीं कि हम लगाए हुए हैं कि भाई एक पुली एक मास बदल दिया, इसी तरह का सवाल को 10 कर लिए, नहीं, वो गलत है। एक पुली के तरफ 2 मास है, 2 पुली है 2 मास है, 3 पुली है 3 मास है, वेरिएशन लाओ सवाल में, क्वांटिटी के साथ साथ वेरिएशन लाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। इसीलिए एससी वर्मा को बेस्ट बुक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? तुम देखना कि एससी वर्मा में जो सवाल है वो एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो हल्का हल्का चेंजेस करते रहता है, 0 से उठाता है और हल्का हल्का चेंजेस करता है, ताकि क्वांटिटी तो थोड़ा कम ही मिले, 40 ही सवाल है, लेकिन वेरिएशन की वजह से क्वालिटी अच्छी मिलती है 0 से ऊपर। इसीलिए एससी वर्मा रिकमेंड करते हैं। तो इसीलिए एससी वर्मा तुम्हें सॉल्व करना चाहिए, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। ऐसा नहीं कि गधे टाइप से लगे पड़े, 500 सवाल एक चैप्टर में कर लिया, सर मुझे तो आया ही नहीं। अरे कैसे आएगा जब तुमने 500 एक ही तरह का सवाल किया? डिफरेंस रखो सवाल में, क्वालिटी सुधारो अपने सवाल की, वेरिएशन रखो, तब तुम्हें माइंड करेगा अच्छा ये ऐसे था, ये ऐसे हुआ, इसमें ये चेंजेस हुआ। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी डायमेंशन अपना दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है कंसिस्टेंसी। लगातार सवाल नहीं बन रहा है, हम लगातार लगे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हार नहीं मानना है। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हार नहीं मानना। कई बार ऐसा होगा, काइनेमेटिक्स मेरे से सीट में सर 100 में 50 सवाल बने, कोई बात नहीं, फिर भी मैं लगा हुआ था, जो 50 सवाल नहीं बने वो टीचर से मैंने पूछ के कर लिए। न्यूटन स्लॉ मोशन में सर 100 में 60 सवाल बने, फिर भी मैं लगा हुआ था, मैंने किया। उसका धीरे धीरे एक बार अचानक से तुम आ जाओगे किसमें? रोटेशन में। हो सकता है 100 में 80 सवाल लग गए। क्यों? क्योंकि तुमने लगातार काइनेमेटिक्स से वो कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, हार नहीं माना। जो सवाल नहीं बने उनको बैठ के देखा कि क्यों नहीं बने, 2-3 बार अटेम्प्ट लिया, वो रिजल्ट हो सकता है किसी आगे के चैप्टर में तुम्हें आ जाए, अच्छा वहां पे मैंने ये गलती की थी, अब मेरा पूरा क्लियर हो जाए। तो यही होता है, ये कड़ी है, जुड़ती रहती है, तुम्हारा मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगा।
कितने भी सवाल हो लगातार करो, हार मत मानना। सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में कभी हार मत मानना, क्योंकि कई बार होता है बोर हो जाते हैं यार, नहीं बनता है, डिप्रेस हो जाते हैं, उससे दूर रहना है। लगातार करना है, लगातार करना, चाहे हो या ना हो। मैं टीचर से पूछ लूंगा, 2-3 अटेम्प्ट लगा लूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंसिस्टेंसी। दूसरा होता है रियल लाइफ लिंकिंग और विजुअलाइजेशन, ये दोनों एक ही बात है। जैसे कोई भी सवाल है, जैसे मैंने बोला कि इस मार्कर को मैंने ऐसे फेंका, तो तुम्हें एक माइंड में एक पिक्चर आना चाहिए। भाई हम लोग खेलते कूदते हैं, हम लोग बचपन से ही खेलते कूदते आ रहे हैं, घूमते हैं, सब चीज ऑब्जर्व करते हैं, हमारे आसपास में चीजें घटित होती है। तो सवाल को देख के कोशिश करो कि कहीं ना कहीं उसका रियल लाइफ से कुछ लिंकेज है कि नहीं है। इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, सवालों को देख के हम उसका विजुअलाइजेशन कर पा रहे हैं कि नहीं। कई सारे बच्चे यहां पर मात खा जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सा बोलूं कि भाई साहब एक ऐसा पुली है, ये मास m1 है, ये मास m2 है, मान लो ये m1 बड़ा है, तो ये अपने को विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ जो भारी होगा वो नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ये रियल लाइफ का विजुअलाइजेशन होना चाहिए। कभी हम लोग बॉल से कैच खेलते हैं, किसी बंदे ने बॉल को ऐसे थीटा एंगल पे फेंका, तो हमें विजुअलाइज होना चाहिए कि बॉल कैसे जाता था। अच्छा, क्रिकेट में जब हम किसी को बॉल फेंकते थे ऐसे करके, तो ये बॉल ऐसे जाता था। और याद है, बाउंड्री पे रह के तुम्हें बैट्समैन के पास खड़े फील्डर को बॉल फेंकना है, हमें पता होता था कि ऐसे इतनी स्पीड से फेंकेंगे वो बॉल उसके पास जाके गिरेगा। पास में तुम ऐसे फेंकते थे। तो वो विजुअलाइजेशन और रियल लाइफ से लिंकिंग जितना तुम करोगे उतना मजा आएगा तुम्हें फिजिक्स में। तो ये जो 4-5 स्टेप हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम दो, नहीं बने टाइम दो, लगातार टाइम दो, 2-3 अटेम्प्ट लगे टाइम दो। दूसरा क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी, डिफरेंट वेरिएशन करना है। दूसरी कंसिस्टेंसी, लगातार नहीं बने लगे रहना है, लगे चाहे कुछ हो जाए लगे रहना है, अपने को तो लगे रहना है। वो सारी कड़ी जुड़ के आखिरी में तुम्हें रिजल्ट देगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ग्राफ डाउन जाते रहेगा, अचानक से ऊपर चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। लेकिन ये जो तुम्हारा मेहनत है वो काउंट हो रहा है, वो जुड़ रहा है, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। फिजिक्स में तो खास करके कभी वेस्ट नहीं जाता, वो कभी ना कभी तुम्हें रिजल्ट दे देगा, अरे यार वहां मैंने ये किया था। ये होता है। दूसरा रियल लाइफ लिंकिंग और विजुअलाइजेशन, ये टेक्निक तुम अपनाओ। मैं भी अपने टाइम में यही अपनाता था। सवाल मेरे से नहीं बनता था यार, यूरोप का सवाल मेरे से नहीं बनता था, बट मैं लगा था, लगातार लगा रहता था। 10 घंटे में अगर मेरे से 20 सवाल, 25-30 सवाल ही बने तो भी मैं लगा रहता था कि मेरे को तो करना है। नहीं बना सवाल, छोड़ा, आगे बढ़ा, 2 घंटे के बाद घूम के वापस उसी सवाल पे आया, क्यों नहीं बना, ये मेथड में क्या गलती था, फिर सोचा ये करके देखता हूं, फिर दूसरा तरीका से अपनाया, फिर घूम के आया। मतलब 2-3 बार तो अटेम्प्ट करता ही था, आखिरी में वो सवाल बनता था और फिर लगता था ओह मतलब मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ऐसा लगता था। क्यों? क्योंकि 3 अटेम्प्ट जब तुम करते हो तब तुम्हें पता चल जाता है कि 2 अटेम्प्ट में तुमने क्या मिस्टेक किया था। अगर 3 अटेम्प्ट में भी सवाल हो जाता है, कई सवाल होता है, और हम लोग क्या करते हैं, पहले अटेम्प्ट में छूट गया, सर से पूछ लेंगे यार कौन दिमाग लगाए, ये गलत है। वो 2 अटेम्प्ट तुम मिस्टेक कहां कर रहे थे वो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ये तुम्हें खुद सवाल करके पता करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार 2 अटेम्प्ट के बाद तीसरे अटेम्प्ट में सवाल बन जाता है, तो बाकी के 2 अटेम्प्ट में गलत क्यों हुआ तुम सोचो। अगर तुम्हें यह पता चल जाए तो गलती तुम आगे दोहराओगे नहीं। ये मिस्टेक्स है। आई बात समझ में? तो होप करता हूं वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना, और जो भी एटीपी का नया बैच में एनरोल करना चाहते हैं अगस्त जो कि फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है, गूगल फॉर्म को फिल करना मत भूलना, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना जल्दी से, और गूगल फॉर्म फिल कर देना। अगर तुम कोई कोर्स की तलाश में हो, चाहे तुम जेई के हो या नीट के हो, कहीं के भी हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ।